हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पिछले क्लास में सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान के पूरे सिलेबस के बारे में बताया जा चुका था कि सोशल साइंस में कितने सब्जेक्ट आते हैं, क्या-क्या पढ़ना होता है और आपके बोर्ड एग्जाम में सोशल साइंस से कितने नंबर का पूछा जाता है। ये सभी बातें डिस्कस हो चुकी थी और सोशल साइंस में कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, कितना सब्जेक्टिव पूछा जाता है, सारी बातों को डिटेल से बताया जा चुका है। यदि आपने हमारे सोशल साइंस के सिलेबस डिस्कशन का वीडियो नहीं देखा है, तो आज ही हमारे चैनल को विजिट कीजिए और वीडियो को देखिए, ठीक है? तो आज के क्लास में हम लोग सोशल साइंस में जो 4 सब्जेक्ट है, उन्हीं चारों सब्जेक्ट में से जो पहला सब्जेक्ट है आप लोगों का हिस्ट्री यानी कि इतिहास, इसी सब्जेक्ट की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, इतिहास की। और इतिहास में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कितने चैप्टर पढ़ने आप लोगों को और उसी में से जो पहला चैप्टर है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो इससे पहले थोड़ा-सा आप इतिहास के बारे में ये समझिएगा, आपका जो सोशल साइंस में से 4 बुक है, इनमें से जो पहला बुक है इतिहास, इससे आपके एग्जाम में कितना नंबर का पूछा जाता है। हालांकि ये आपको बताया जा चुका है, लेकिन हम आज इतिहास शुरू कर रहे हैं तो पहले इसका भी बता देते हैं कि आपके एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंस है, कितना नंबर का आपके एग्जाम में आ रहा है। तो मेनली इतिहास जो आपके एग्जाम में 20 अंक का रहेगा, ठीक है? 20 अंक का आपके सोशल साइंस में 20 अंक का जो है इतिहास से पूछा जाएगा, ठीक है? 20 नंबर जो है ना आपको इतिहास से ही आएगा, जिसमें से 10 ऑब्जेक्टिव से रहेगा और 10 सब्जेक्टिव से रहेगा। वो भी सब्जेक्टिव में क्या, जब पूरा इतिहास को पढ़िएगा तो 1 दीर्घ-उत्तरीय रहेगा और 2 लघु-उत्तरीय रहेगा, यानी कि 10 नंबर सब्जेक्टिव से, 10 नंबर ऑब्जेक्टिव से, ठीक है? तो 20 नंबर का इतिहास आपको हमसे पढ़ना है, मेरे से पढ़ना है, मैं आप लोगों को पूरा पढ़ाऊंगा इतिहास, ठीक है? अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, आपका जो इतिहास बुक है ये हिस्ट्री, इसमें टोटल आप लोगों को 8 चैप्टर को अच्छे से कवर करना है, ठीक है? टोटल 8 चैप्टर को पढ़ना है, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद, ठीक है? हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, भारत में राष्ट्रवाद, अर्थव्यवस्था और आजीविका, शहरीकरण एवं शहरी जीवन, व्यापार और भूमंडलीकरण, प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, ये 8वां चैप्टर है। इस तरीके से टोटल 8 चैप्टर है। उन्हीं 8 चैप्टर में से जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसकी आज हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है? और इसको शुरू करने से पहले हम लोग कुछ इतिहास का जो बेसिक टर्म है, ठीक है? वो उन बातों को समझेंगे कि आखिर इतिहास क्या है, ठीक है? इसके कितने पार्ट है और कौन-कौन से पार्ट को आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर आपका फर्स्ट चैप्टर जो है उसकी भी हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है? तो चलिए फिर शुरू करते हैं इतिहास के बारे में, ठीक है? आपका जो पहला सब्जेक्ट है इतिहास, आखिर ये इतिहास है क्या? किसी भी सब्जेक्ट को जानने से पहले उसके बारे में ये जानना जरूरी होता है आखिर वो सब्जेक्ट है क्या? क्या आपके इंपॉर्टेंस है आपके सिलेबस में? आपको पढ़ना क्यों जरूरी है? ये समझिएगा। आखिर इतिहास हम लोग क्यों पढ़ते हैं? सबसे पहले ये समझिएगा आखिर इतिहास हम लोग पढ़ते क्यों? इतिहास हम लोग मेनली अपने सभ्यता, संस्कृति, इन चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए हमारा इम्पोर्टेंस है इतिहास का। आपके सिलेबस में इसलिए इतिहास पढ़ाया जाता है, ताकि आप अपने प्राचीन परंपराओं को भूले नहीं। आखिर हमारे पूर्वज ने हमारे लिए जो किया है, उसको भूले नहीं। अपने जो भी संस्कृति है, सभ्यता है, उसको बनाए रखें, ठीक है? जैसे आज ही ये हमारा जो अभी आप देख रहे हैं मॉन्यूमेंट, जैसे ताजमहल है, लाल किला, ये सारी चीज़ें हम लोग इतिहास से ही सीख के देख रहे हैं कि आप उतना पुराना ताजमहल अभी भी बना हुआ है। ये सारी चीजें हमें कहाँ देखने को मिलती है? इतिहास में। तो चलिए फिर समझते हैं इतिहास क्या है। सबसे पहले अगर इतिहास की बात किया जाए तो इतिहास 2 शब्दों से मिलकर बना है, इति और हास, ठीक है? इति यानी कि बीता हुआ, इति का अर्थ क्या होता है? बीता हुआ, ठीक है? इति यानी बीता हुआ, ठीक है? बीता हुआ। और हास, हास का अर्थ क्या होता है? अध्ययन करना, ठीक है? बीता हुआ मतलब क्या? हास मतलब अध्ययन करना, इति मतलब बीता हुआ, हास मतलब क्या होता है? अध्ययन करना, घटनाएं, है ना? बीता हुआ घटना, हास मतलब क्या होता है? घटनाएं, है ना? यानी कि क्या? बीती हुई घटनाएं, क्या है? इतिहास है। बीता हुआ, इति मतलब क्या हुआ? बीता हुआ, हास मतलब क्या हुआ? घटनाएं, यानी कि बीती हुई घटनाओं को हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं, ठीक है? बीती हुई घटनाओं को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। लेकिन एक चीज समझिएगा, बीती हुई घटनाएं तो इतिहास है, लेकिन बीता तो बहुत सारी घटनाएं हैं। हर दिन कोई ना कोई इवेंट्स होते रहता, हर दिन कोई ना कोई घटनाएं होती रहती, क्या उनको हम लोग इतिहास कहेंगे? नहीं, समझिएगा, बीती हुई उन्हीं घटनाओं को इतिहास हम कहेंगे,
बीती हुई इन्हीं घटनाओं को हम इतिहास कहेंगे जिसका हमारे पास क्या है, साक्ष्य है। ठीक है, थोड़ा सा, जिसका हमारे पास क्या है, साक्ष्य है, साक्ष्य है, एविडेंस है। ठीक है, साक्ष्य है या फिर प्रमाण है। ठीक है, प्रमाण है या फिर क्या है, सबूत है, सबूत, ये भी बोल सकते हैं, साक्ष्य या प्रमाण या फिर सबूत। बीती हुई उन्हीं घटनाओं को हम लोग इतिहास कहेंगे जिसका हमारे पास साक्ष्य है, प्रमाण है, सबूत है। उन्हीं घटनाओं को इतिहास में कंसीडर किया जाता है, अन्यथा नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं कि आज हमारा भारत देश जो है 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ, उससे पहले कई सारी क्रांतियां हुई, जैसे 1857 की क्रांति हुई। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसका हमारे पास साक्ष्य है, प्रमाण है, सबूत है। आज भी अगर आप लाल किला जाओगे, दिल्ली का लाल किला, वहां पर 1857 को जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, बहुत सारी कहानियां है, उस समय में जो हथियार यूज हुए थे वो भी आज भी सुरक्षित है। तो क्यों पढ़ रहे हैं, उसका हमारे पास साक्ष्य है, प्रमाण है, सबूत है। यानी कि बीती हुई वे सभी घटनाएं, ठीक है, बीती हुई वे सभी घटनाएं, बीती हुई वे सभी घटनाएं जिसका साक्ष्य है, प्रमाण है, सबूत है, वही क्या है, इतिहास है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये इतिहास क्या है। ठीक है, इतिहास को और भी कई भाषाओं में बोला जाता है, कई सारी परिभाषा है, जैसे हिस्ट्री इज अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट, यानी कि इतिहास भविष्य और वर्तमान के बीच का संवाद है, ये भी है। लेकिन मेनली जो इतिहास का जो परिभाषा यूज होता है, बीती हुई वे सभी घटनाएं जिसका हमारे पास साक्ष्य है, प्रमाण है, सबूत है, उसे क्या कहेंगे, इतिहास कहेंगे। और एक बात है, इतिहास के पिता, इतिहास के पिता किन्हें कहा जाता है, हेरोडोटस को। हेरोडोटस इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है। और ये जो हेरोडोटस है कहाँ के थे, यूनान के थे। ठीक है, यूनान के दार्शनिक थे हेरोडोटस। ठीक है, और इन्हें क्या कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग बेसिक बातों को समझ गए होंगे कि क्या है इतिहास और इतिहास का पिता किन्हें कहा जाता है। ठीक है, और भी कुछ चीजें हैं, कुछ टर्म्स है जिन्हें जानना जरूरी है आप लोगों को। ठीक है, शताब्दी, ये इतिहास का कुछ पॉइंट है, जैसे शताब्दी है, दशक है, इन चीजों को जानना जरूरी है, तभी आप लोगों को ईस्वी में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे बोल दिएगा 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, ये कौन सा ईस्वी का बात हो रहा है, इसमें कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। तो समझिएगा शताब्दी किसे कहते हैं, शताब्दी यानी कि सेंचुरी। शताब्दी क्या है, 100 वर्षों का समय। ठीक है, 100 वर्षों का समय, 100 वर्षों का समय, इसे क्या कहेंगे हम लोग, शताब्दी कहेंगे। ठीक है, सेंचुरी जिसे बोलते हैं हम लोग, शताब्दी 100 वर्षों का समय। एक है क्या, दशक, दशक यानी कि डिकेड, ये क्या होता है, दशक को समझिएगा, 10 वर्षों का समय, दशक को क्या बोलते हैं हम लोग, 10 वर्षों का, 10 वर्षों का, 10 वर्षों का समय, 10 वर्षों का समय, 10 वर्षों का समय। ठीक है, 10 वर्षों का समय को हम लोग क्या बोलते हैं, दशक बोलते हैं। यानी कि जैसे 50 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष, तो 10 वर्ष का पीरियड हुआ, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दशक बोलते हैं। एक और टर्म होता है ईरा, ईरा। ठीक है, ईरा, जिसे अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं एरा, ERA, एरा। ये क्या होता है, एरा, 30 वर्षों का जो कालखंड होता है, 30 वर्षों का समय जो होता है, उसे हम लोग बोलते हैं एरा, यानी कि ईरा, एक ईरा, दो ईरा, इस तरीके से 30 वर्षों का समय, 30 वर्षों का समय, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ईरा। ठीक है, समझ गए, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ये शताब्दी क्या होता है, 100 वर्षों का समय को शताब्दी बोलते हैं। ठीक है, 10 वर्षों का समय को दशक बोलते हैं, और 30 वर्षों का समय को क्या बोलते हैं हम लोग, ईरा बोलते हैं। ठीक है, 30 वर्षों का समय को क्या बोलते हैं हम लोग, ईरा बोलते हैं। ठीक है, ये बात हुआ। अब हम लोग समझते हैं इतिहास के विभाजन को। हमने बताया था क्या है इतिहास और इतिहास के पिता क्या है, शताब्दी, दशक, ईरा, ये क्या होता है। अब समझते हैं हम थोड़ा सा इतिहास के कितने पार्ट है। इतिहास को मेनली 2 पार्ट में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, एक पार्ट होता है आपको भारत का इतिहास। ठीक है, एक हुआ आपको भारत का इतिहास, और दूसरा हुआ विश्व का इतिहास। यानी कि अपने भारत के बारे में पढ़ेंगे तो भारत का इतिहास, और विश्व के बारे में पढ़ेंगे तो विश्व का इतिहास, है कि नहीं। ठीक है, तो ये भारत के इतिहास को मेनली 3 पार्ट में बांटा जाता है। भारत के इतिहास को हम लोग 3 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। क्या क्या है, पहला पार्ट है आपको प्राचीन भारत। ठीक है, प्राचीन भारत, प्राचीन भारत। ठीक है, पहला पार्ट हुआ। और दूसरा पार्ट है आप लोगों का भारत का इतिहास का मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन
भारत, मध्यकालीन भारत, ठीक है। और तीसरा पार्ट आता है आप लोगों का इतिहास का तीसरा पार्ट जो है ये है क्या, आधुनिक भारत, ठीक है। तीसरा पार्ट जो है ये क्या है, आधुनिक भारत, आधुनिक भारत, आधुनिक, आधुनिक भारत। समझिएगा बात को, भारतीय इतिहास को हम लोग 3 पार्टों में बांटकर पढ़ते हैं। प्राचीन भारत यानी कि एंसेंट इंडिया, ठीक है। दूसरा पार्ट आपको मेडाइवल इंडिया यानी कि मध्यकालीन भारत, और तीसरा पार्ट है आप लोगों को आधुनिक भारत, ठीक है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये 3 पार्ट हुआ आप लोगों को इतिहास का, ठीक है। अब समझिएगा प्राचीन भारत, प्राचीन भारत का जो कालखंड है आपको, प्राचीन भारत का जो कालखंड है, प्राचीन भारत कब से कब तक है, प्राचीन भारत को बोलते हैं 750 ईस्वी से पहले का इतिहास, 750 ईस्वी से पहले का इतिहास, 750 ईस्वी से पहले जो भी घटनाएं हुई, ठीक है, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं प्राचीन भारत में, ठीक है। और मध्यकालीन भारत की अगर बात किया जाए तो 750 ईस्वी से लेकर के 750 ईस्वी से लेकर के, ठीक है, 1750 ईस्वी तक, 1750 ईस्वी तक, 1750 ईस्वी तक, इसको कंसीडर करते हैं हम लोग मध्यकालीन भारत में, 750 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी तक, ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम लोग मध्यकालीन भारत में। और ये जो आधुनिक भारत है 1750 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी से लेकर के अभी तक, अभी तक, अभी तक टिल नाउ, ठीक है, अभी तक ये सारी घटनाएं हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक भारत में, ठीक है। तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, समझ गए होंगे किसका कालखंड कितना है और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। देखिएगा प्राचीन भारत जो है 750 ईस्वी से पहले जो भी घटनाएं हुई, वहां तक का जो भी घटनाएं हुई इसको पढ़ेंगे हम लोग प्राचीन भारत में, ठीक है। 750 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी तक जो भी घटनाएं घटित हुई उसको कंसीडर किया जाता है मध्यकालीन भारत में। इसी मध्यकालीन भारत में हम लोग पढ़ते हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। उसके बाद आधुनिक भारत जो है 1750 ईस्वी से लेकर के अभी तक, यानी कि आधुनिक भारत में हम लोग पढ़ते हैं अंग्रेजों के आने से लेकर के जाने तक का सारा इतिहास हम लोग आधुनिक भारत में ही पढ़ते हैं। यानी कि 1750 ईस्वी के बाद यानी कि 1857 की क्रांति, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ये सारी बातें हम लोग आधुनिक भारत में ही पढ़ते हैं, ठीक है। और विश्व इतिहास का तो अलग पार्ट है, विश्व इतिहास, ठीक है। और एक चीज समझिएगा, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आपके क्लास 10th में, क्लास 10th में एक आधुनिक भारत का कुछ चैप्टर्स है, ठीक है, आधुनिक भारत का कुछ चैप्टर, कुछ चैप्टर विश्व इतिहास का है, ठीक है। ये दोनों हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे। आपके क्लास 10th में आपको क्या पढ़ना है, आधुनिक भारत का कुछ पार्ट पढ़ना है और कुछ पार्ट विश्व इतिहास का पढ़ना है, ठीक है। ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको बताया कि इतिहास के बारे में, और भारत का इतिहास कितने पार्टों में विभाजित है, कौन कौन सा कालखंड है, और भारत के इतिहास में कौन कौन सा पार्ट आपको क्लास 10th में पढ़ना है, यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है और विश्व इतिहास पढ़ना है। ये बातें थी आपको इतिहास के विभाजन के बारे में, ठीक है। इतिहास के कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, ठीक है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, और एक पार्ट होता है विश्व का इतिहास। आधुनिक भारत और विश्व का इतिहास, ये दोनों चीजें आपको क्लास 10th के सिलेबस में पढ़ना है। अब हम लोग आते हैं चैप्टर में, ठीक है। चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आपका जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, ये चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं ये यूरोप क्या है। यूरोप क्या है, यूरोप क्या है, यूरोप एक महादेश है, ठीक है। यूरोप क्या है, यूरोप एक क्या है, महादेश है, यानी कि कॉन्टिनेंट है। यूरोप क्या है, एक महादेश है। आप लोग जानते होंगे पूरे विश्व में टोटल 7 महादेश है। उसी 7 महादेश में से एक महादेश क्या है, यूरोप भी है। समझिएगा, मैपिंग से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ सारा महादेश विश्व का। देखिएगा टोटल 7 महादेश है, जिसमें से अपना वाला जो महादेश है ये रहा एशिया, ठीक है। ये कौन सा महादेश है, एशिया। इसी एशिया महादेश में आपको दिख रहा है ये वाला जो है ये इंडिया है, ठीक है। पहला महादेश हुआ एशिया, फिर यूरोप, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका जिसको नॉर्थ अमेरिका भी बोलते हैं, साउथ अमेरिका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, और एक है अंटार्कटिका। पूरे विश्व में टोटल 7 महादेश है। इन्हीं 7 महादेशों में से अपना एक महादेश क्या है, एशिया। और ये वाला जो महादेश है यूरोप, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आपको बता रहे थे ना कि यूरोप में राष्ट्रवाद है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद। ये यूरोप क्या है, महादेश है, ठीक है। ये यूरोप महादेश है। इसी महादेश में जो राष्ट्र, यूरोप महादेश में कैसे राष्ट्रवाद फैला, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है।
यूरोप समझ गए कि ये क्या है, एक महादेश है। अब समझते हैं हम लोग ये राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद क्या होता है इसको समझिएगा। राष्ट्रवाद यानी अपने देश के प्रति लगाव या प्रेम की भावना। ठीक है, अपने देश के प्रति क्या, लगाव, लगाव या प्रेम की भावना, लगाव या प्रेम की भावना, इसी को बोलते हैं हम लोग राष्ट्रवाद। लगाव या प्रेम की भावना, यानी कि अपने देश के प्रति लगाव या प्रेम की भावना को ही बोलते हैं हम लोग राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म। अपने देश से आप कितना लगाव है, आपका कितना जुड़ाव है, कितना प्रेम है, यही भावना को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद। और यही चैप्टर का नाम भी है कि यूरोप में राष्ट्रवाद, यानी कि यूरोप में लोगों के बीच अपने देश के प्रति जो लगाव या प्रेम की जो भावना है कैसे जागृत हुआ, किस तरीके से वहां पे क्या क्या घटनाएं घटित हुई, इसके बारे में हम लोग पूरे इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, आखिर यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना कैसे जागृत हुई। बात क्या था कि यूरोप में पहले राजा महाराजाओं का शासन था, निरंकुशवादी शासन होता था, तो वहां के जनता जो है काफी आहत हो गया था वहां की शासन व्यवस्था से। तो लोगों में क्या हुआ, धीरे धीरे जब शासन व्यवस्था क्रूरता, शासन व्यवस्था में क्रूरता आने लगी, तो लोग वहां का शासन व्यवस्था से आहत हो गया, परेशान हो गया। उसके बाद लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई, काफी सारा विद्रोह हुआ। इस तरीके से पूरे यूरोप में चलता रहा राष्ट्रवाद का भावना। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से हम लोग अगले क्लास में जानेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे फैला, किन शासकों का किस तरीके से योगदान रहा, लुई 16वां, उसके बाद और भी कई शासक हैं, नेपोलियन बोनापार्ट, इसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, अगले क्लास में जानेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने आप लोगों को बताया कि इतिहास क्या है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि आपको सामाजिक विज्ञान में टोटल 4 सब्जेक्ट में से पहला सब्जेक्ट क्या था, इतिहास। ठीक है, वो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, और इतिहास से आप लोगों को कितने अंक का पूछा जाता है, 20 मार्क्स का पूछा जाता था, जिसमें 10 ऑब्जेक्टिव है, 10 सब्जेक्टिव है। हमने ये आप लोगों को बताया। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि इतिहास क्या है, इतिहास को किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इतिहास के कितने पार्ट है, हमने ये भी बताया आप लोगों को, इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि इतिहास को 2 भागों में विभाजित किया गया था, भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास, इसको डिटेल से हमने बताया। और कुछ बेसिक टर्म्स जो है इतिहास का, यानी कि शताब्दी, दशक, ईरा, इसके बारे में बताया हमने आप लोगों को। और आपका जो चैप्टर का हेडिंग है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसको हमने समझाया आपको कि आखिर क्या है यूरोप, क्या होता है राष्ट्रवाद। इस तरीके से हमने आप लोगों को आज का क्लास को अच्छे से बताया, समझाया। यदि कहीं कोई परेशानी, आपको कहीं समझने में दिक्कत हुआ, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप लोगों को आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।